Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Let's begin another important MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam 2022. First question. A patient on furosemide therapy complaining of muscles weakness, which among the following laboratory value the nurse need to assess first? किसी पेशेंट को आप फ्रूसेमाइड थेरेपी दे रहे हैं, अगर ये पेशेंट मसल वीकनेस की कंप्लेन करता है तो आप कौन सी फाइंडिंग का असेसमेंट करेंगे? सीरम ग्लूकोज लेवल, सीरम पोटेशियम लेवल, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम सोडियम। The right answer is option B, सीरम पोटेशियम। अगर किसी क्लाइंट की बॉडी में पोटेशियम की मात्रा कम होती है, हाइपोकैलीमिया होता है, तो इस सिचुएशन में क्लाइंट में मसल वीकनेस जैसी फाइंडिंग्स डेवलप होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। वाइटल साइंस से ब्लड प्रेशर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अपकमिंग एग्जाम्स में कई बार बेसिक वैल्यूज़ को पूछ लिया जाता है। इसी बिहाफ पर आइए क्विकली क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर को रिवाइज कर लें। यहाँ पर एसबीपी जो मेंशन्ड है इसका मतलब है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसे आप अपर बीपी के नाम से भी जानते हैं, और सेकंड टेबल के अंदर जो डीबीपी लिखा है इसे आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, या इसे लोअर बीपी भी आप कह सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर यदि पूछा जाए तो आप बताएंगे 120/80 mm ऑफ Hg। यहाँ पर दी गई सभी वैल्यूज mm ऑफ Hg के अंदर हैं। क्लाइंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोलिक 80। अगर किसी क्लाइंट में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 139 के बीच हो, या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 के बीच हो, तो ये कंडीशन प्री हाइपरटेंशन कहलाती है। क्लाइंट में अभी हाइपरटेंशन कंडीशन नहीं है, लेकिन इस पेशेंट में हाइपरटेंशन कंडीशन डेवलप होने की पूरी संभावना है। जब भी किसी क्लाइंट का आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो एक बार हाई ब्लड प्रेशर रीडिंग आने के बाद आप उसे हाइपरटेंशन का पेशेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कम से कम डिफरेंट टाइम पर 3 बार ली गई रीडिंग्स को कंसीडर करना होता है। हो सकता है पर्सन जब आपके पास ब्लड प्रेशर चेक करवाने आया हो तो काफ़ी तेज़ी से चलने के कारण उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो। कई बार एंगर की स्टेट में भी ब्लड प्रेशर चेक करने पर वो आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो सडन इंक्रीज ब्लड प्रेशर लेवल के हिसाब से आप किसी भी पर्सन को हाइपरटेंसिव पेशेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे। इस चीज़ को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस लेवल का ब्लड प्रेशर आने के बाद आप उसे हाइपरटेंशन डिक्लेयर करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो तो हम इस क्लाइंट को हाइपरटेंशन है इससे ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की स्टेज 1 होने पर कितना ब्लड प्रेशर होता है। तो याद रखिएगा, हाइपरटेंशन स्टेज 1 के अंदर पेशेंट जब उसका ब्लड प्रेशर 140 से 159 और लोअर ब्लड प्रेशर 90 से 99 के बीच हो तो माना जाता है। स्टेज 2 हाइपरटेंसिव पेशेंट 160 से ज़्यादा सिस्टोलिक और 100 से ज़्यादा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होने पर माना जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इसे भी एग्जाम में पूछा गया है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 180/110 से ज़्यादा हो तो ये कंडीशन हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहलाती है। इस हाइपरटेंसिव क्राइसिस में ऑर्गन फेलियर के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। हाइपरटेंशन को आप साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को पता ही नहीं चलता
कि उसे हाइपरटेंशन है, और जब तक ये इस चीज को समझ पाता है उसके काफी वाइटल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके होते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज पर गौर करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is caring for a client admitted with acute laryngotracheobronchitis. Which of the possibility of complete obstruction of airway, which of the following should the nurse have available? आप किसी ऐसे क्लाइंट की केयर कर रहे हैं जिसमें लैरिंगो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस नामक कंडीशन है, और इस कंडीशन में इस पेशेंट का जो एयरवे है वो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप किस इक्विपमेंट को अवेलेबल करेंगे? ऑप्शन 1, इंट्रावीनस एक्सेस सप्लाई। ऑप्शन बी, emergency intubation equipment. Option C, intravenous fluid administration pump. Option D, supplementation oxygen. यहाँ पर जो लैरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस कंडीशन है, एलटीबी कंडीशन है, इसे आप क्राउड के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्राउड डिजीज। लैरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस कंडीशन में अपर एयरवे में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण वहाँ इन्फ्लामेशन होती है और फिर एयरवे कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। इस कंडीशन में बार्किंग कफ भी देखने को मिलता है। अपर एयरवे का मतलब है लैरिंग्स तक की सारी स्ट्रक्चर्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किस किस स्ट्रक्चर को इंक्लूड किया जाता है, तो आप बताएंगे नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ये सभी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं। लैरिंग्स के बाद नीचे वाला हिस्सा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंक्लूड किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंट्रावीनस इंट्यूबेशन इक्विपमेंट। जब क्लाइंट के अंदर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, हम इस बात को जानते हैं, तो हम इमरजेंसी में एयरवे को ओपन या मैनेज करने वाले इक्विपमेंट यानी कि एंडोट्रेकियल ट्यूब या ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब आदि को अवेलेबल करेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू। 1 लीटर कितने ऑन्स के बराबर होता है, ये आपको बताना है। एग्जैक्टली यदि कहा जाए तो 1 लीटर 35.195 ओंस के इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1 लीटर में लगभग 35 ओंस होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर के बिल्कुल नियर वाली वैल्यू है, इसलिए हम इसे सही मानेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर विच इज प्यूरिफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज। पानी जो कि प्यूरिफाई किया जा चुका है, अब पीने योग्य है, तो आप इसे किस नाम से जानेंगे? नॉन पोर्टेबल, कंटेमिनेटेड, पोर्टेबल, डिस्टिल्ड। यस एग्जैक्टली, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। हम पीने के पानी को पोर्टेबल वाटर के नाम से भी जानते हैं। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने का पानी होता है, उसमें डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए और उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड द
potable or drinking water. Next question. In massive blood transfusion, what would be seen? जब आप किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसमें कौन सी कंडीशन हो सकती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है। जब किसी पर्सन के अंदर 24 आवर्स के अंदर 10 या 10 से ज़्यादा यूनिट ब्लड एडमिनिस्टर कर दिया जाए तो आप इसे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहेंगे। 24 घंटे के समय अंतराल के अंदर आप किसी व्यक्ति में 10 यूनिट या इससे ज़्यादा होल ब्लड एडमिनिस्टर करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो ये कंडीशन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाएगी। अब इसका आंसर बताइएगा। अगर आपने ऑप्शन बी को चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए इसके पीछे का रैशनल भी जान लेते हैं। जब भी हम किसी क्लाइंट के अंदर 1 या 2 यूनिट ब्लड चढ़ाते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद सेल्स डैमेज होती हैं और इन सेल्स के डैमेज होने के कारण इनसे H+ आयन, हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं और बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो जाता है। लेकिन आप किसी पेशेंट के अंदर 24 घंटे में 10 या 10 से ज़्यादा यूनिट ब्लड दे रहे हैं तो इस सिचुएशन के अंदर ब्लड को प्रिवेंट करने वाला, क्लॉटिंग से रोकने वाला एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस इस ब्लड के अंदर मौजूद होता है, जो कि इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद बॉडी में मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कंडीशन डेवलप कर देता है। एक बार फिर से देखिएगा, ब्लड प्रोडक्ट के अंदर ब्लड एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होते हैं, सिट्रेट आदि होते हैं, इनका नेचर एल्केलाइन होता है, बेस होता है, और जब ये ज़्यादा मात्रा में शरीर में पहुंच जाते हैं तो इनके कारण मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Averting the transition of disability into handicap relates to which level of prevention? किसी व्यक्ति में फिजिकली डेवलप हुई डिसेबिलिटी से कहीं हैंडीकैप्टनेस डेवलप ना हो जाए, इस चीज को रोकने के लिए, टालने के लिए किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन का इस्तेमाल किया जाता है? प्रीमोडियल, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। लेवल ऑफ प्रिवेंशन काफी इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज टर्सरी। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम रिहैबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A child is born to a woman who has tested HBsAg positive. Should this infant receive first dose of hepatitis B vaccine? आपने किसी वुमेन के अंदर HBsAg टेस्ट किया और वो पॉजिटिव निकली। इस वुमेन के द्वारा जन्म दिए गए बच्चे में आप हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस समय लगाएंगे, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए जन्म के 12 घंटों के अंदर, ऑप्शन बी जन्म के बाद 2 महीने के अंदर, ऑप्शन सी 1 से 4 महीने की उम्र के बीच, ऑप्शन डी
6 से 8 महीने की उम्र के बीच। The right answer is option A. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बच्चे में जन्म के 12 घंटे बाद लगाना सही माना जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिडुअल क्लोरीन आफ्टर क्लोरीनेशन ऑफ वाटर शुड बी। वाटर को प्योर करने के लिए हम उसमें क्लोरीन मिलाते हैं और इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन ऑफ वाटर कहा जाता है। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर प्रोसेस के बाद रेजिडुअल क्लोरीन का अमाउंट कितना होना चाहिए, ये आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पानी में क्लोरीन मिलाने के 1 घंटे बाद 1 लीटर पानी में कम से कम 0.5 mg रेजिडुअल क्लोरीन होना चाहिए और ये मात्रा पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया को किल करने के लिए आवश्यक है। सो ऑप्शन सी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिम्टम वेजाइनल एट्रोपी कंडीशन में देखने को नहीं मिलता? ऑप्शन ए वेजाइनल कैनाल की लेंथनिंग होना, ऑप्शन बी थिननिंग ऑफ वेजाइनल वॉल्स, ऑप्शन सी डिक्रीज वेजाइनल लुब्रिकेशन, ऑप्शन डी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। वेजाइनल एट्रोपी को आप एट्रोपिक वेजाइनाइटिस के नाम से भी जानते हैं। इस कंडीशन के अंदर वेजाइनल वॉल्स थिन हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं और जनरली ये कंडीशन मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने पर देखने को मिलती है। इसके सिम्टम्स की यदि बात की जाए तो इसके अंदर ड्राइनेस, बर्निंग, इचिंग, डिस्चार्ज, यूरिनरी इनकंटिनेंस, वेजाइनल लुब्रिकेशन का डिक्रीज होना, डिस्पैराइनुइया, ये सभी सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस, ऑप्शन ए को हम इनकरेक्ट मानेंगे। वेजाइनल एट्रोपी कंडीशन होने पर वेजाइनल कैनाल की जो लेंथ है वो बढ़ती नहीं है, छोटी हो जाती है। It is a shortening of length in the vaginal canal. So option A is incorrect here. Next question. A patient's RBS is 40 mg%. The immediate management is to administer. किसी पर्सन का ब्लड शुगर लेवल 40 mg% है तो इमीडिएटली आप मैनेजमेंट में क्या देंगे? 5% डेक्सट्रोज, 50% डेक्सट्रोज, 10 यूनिट्स ऑफ ह्यूमन एक्ट्रापिड इंसुलिन या फिर नॉर्मल सलाइन? The right answer is option A 5% डेक्सट्रोज। आइए इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझ लें। जब भी किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 40 mg/dl होता है तो इसे आप माइल्ड या मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया कह सकते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया कह सकते हैं। और माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया के ट्रीटमेंट के लिए 5% डेक्सट्रोज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पर्सन कॉन्शियस है तो आप उसे 15 से 30 ग्राम फास्ट एक्टिंग सिंपल कार्बोहाइड्रेट या जिसे आप टेबल शुगर कह सकते हैं, हनी कह सकते हैं, फ्रूट जूस कह सकते हैं, ये दे सकते हैं।
लेकिन अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, बेहोश है, अनकॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस स्टेट में है, तो कभी भी आप इसे ओरल रूट से कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देंगे, अदरवाइज उसमें एस्पायरेशन हो सकता है। इस सिचुएशन के अंदर आप डायरेक्ट पेशेंट को आईवी लाइन के थ्रू ग्लूकेगॉन दे सकते हैं या फिर 25 टू 50 ml डेक्सट्रोस दे सकते हैं। गौर कीजिएगा, 50% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम उस सिचुएशन में करते हैं जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल 20 mg/dl से कम हो और पर्सन अनकॉन्शियस हो। इसके अलावा 10 यूनिट ह्यूमन एक्ट्रापिट इंसुलिन और नॉर्मल सलाइन, इन दोनों का इस्तेमाल हाइपरग्लाइसीमिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है, ना कि हाइपोग्लाइसीमिया के ट्रीटमेंट में। Next question. When temperature is assessed first by axilla and then rectum, in both conditions the difference between two temperatures will be. आपने किसी पेशेंट के एक्जिला एरिया और रेक्टम एरिया पर टेम्परेचर चेक किया, इन दोनों एरिया से लिए गए टेम्परेचर में कितना टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। प्रीवियस एग्जाम में वाइटल से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये भी पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी क्लाइंट का ओरल टेम्परेचर लेते हैं तो ये आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलता है। अगर एक्जिला से टेम्परेचर लेते हैं तो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलता है और अगर रेक्टम एरिया से टेम्परेचर लेते हैं तो ये 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलता है। रेक्टम एरिया से लिया गया टेम्परेचर बॉडी का कोर टेम्परेचर माना जाता है और इसे हम मोस्ट रिलायबल यानी ज़्यादा भरोसेमंद टेम्परेचर मानते हैं। अब यहाँ पर सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन करनी है आपको। 98.6 डिग्री टेम्परेचर ओरल है, इससे 1 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा एक्जिला एरिया का है, एक्जिला से 1 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रेक्टम एरिया का है। अब आप इसका आंसर सेलेक्ट कीजिएगा। यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। रेक्टम एरिया का टेम्परेचर एक्जिला के टेम्परेचर से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Discarded and contaminated glass including medicine vial and ampoules, cytotoxic waste should be placed in which container? Recent change के बिहाफ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कंटेमिनेटेड ग्लास जिसमें मेडिसिन की वाइल, एम्प्यूल, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, ये सभी किस कलर कंटेनर में डिस्कार्ड किए जाएंगे, ये आपको बताना है। येलो में, ब्लू में, रेड में, वाइट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये सभी चीजें येलो कलर बैग में डिस्कार्ड की जाएंगी। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज एंड अवॉइड स्मोकिंग इज विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? एक्सरसाइज करना और स्मोकिंग से दूर रहना ये किस लेवल के प्रिवेंशन में इंक्लूड किए जाएंगे? प्राइमरी, प्रीमोडियल, टर्सरी, सेकेंडरी। The right answer is option 1, it is primary prevention. जब भी कोई व्यक्ति किसी डिजीज कंडीशन से
डिजीज कंडीशन के होने से पहले उसे रोकने के लिए कोई बंदोबस्त करता है, कोई प्रोसेस इस्तेमाल करता है, तो इसे हम प्राइमरी प्रिवेंशन में इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इंक्लूड्स। हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन होने पर कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? The right answer is option B, headache, weakness and irritability. हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है अगर किसी क्लाइंट में ब्लड शुगर लेवल 70 mg/dl से कम हो जाए तो ये कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया है। हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन को हम 3 पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, फिर मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया और फिर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया होने पर ब्लड ग्लूकोज लेवल 40 to 60 mg/dl के बीच होता है। इस स्टेट में आने पर पर्सन में हंगर हो जाती है, यानी उसे भूख लगने लगती है। डायफोरेसिस होता है, यानी उसे पसीना आने लगता है। ट्रिमर्स होते हैं, टैकीकार्डिया आ जाता है। अब बात करते हैं मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया की। इसमें क्लाइंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल 20 से 40 mg/dl के बीच होता है। इस सिचुएशन में क्लाइंट को हंगर, फैटीग, डिप्लोपिया, हेडेक, डिजीनेस, फैंटिंग, इरिटेबिलिटी, ये सभी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। फाइनली आता है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 20 mg/dl से कम होता है और इसके ट्रीटमेंट में हम 50% डेक्सट्रोज का इस्तेमाल करते हैं। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया होने पर डेलीरियम, वायलेंट बिहेवियर, सीजर्स, कोमा, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं और अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रॉपरली इस सिचुएशन में ना हो पाए तो पर्सन की डेथ तक हो सकती है। आइए अब बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस डिजीज के डिफरेंट टाइप्स की। एग्जाम में यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हेपेटाइटिस को हम टोटल 5 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। हेपेटाइटिस का सिंपल मीनिंग यदि आपसे पूछा जाए तो लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन का होना है और इस इन्फ्लामेशन के कारण लीवर के फंक्शन भी प्रभावित होते हैं। हेपेटाइटिस के कारणों की यदि बात की जाए तो उसमें ट्रॉमा, इन्फेक्शन, टॉक्सिक मेडिसिन्स आदि को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन मोस्टली जो हेपेटाइटिस है वो वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो आज की इस क्लास के अंदर, इस टेबल के अंदर हम वायरल हेपेटाइटिस के सभी टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए, जिसे आप इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। कौन से हेपेटाइटिस को किस और नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन प्रीवियसली कई बार पूछे गए हैं। आप इन्हें जरूर नोट डाउन कर लें या इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस है ये आरएनए वायरस है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 15 to 45 डेज। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए तो फीकल ओरल रूट होता है। हेपेटाइटिस के जितने भी टाइप हैं उनमें सिर्फ हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ही ऐसे 2 टाइप्स हैं जो कि फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। इसके अलावा सभी अदर जो हेपेटाइटिस हैं वो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, बॉडी सिक्रीशंस के थ्रू, ब्लड के थ्रू आदि ट्रांसमिट होते हैं। हेपेटाइटिस बी को आप सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं और ये डीएनए वायरस के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस बी
जो है डीएनए वायरस के द्वारा होता है इम्पॉर्टेंट। इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में पूछा जाए तो 28 से 180 दिन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पेरेंट्रल, सीरम सलाइवा, सीमेन, वेजाइनल सिक्रीशन आदि। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की। इसे आप पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ये आरएनए वायरस के द्वारा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 15 से 160 दिनों का होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पेरेंट्रल, कॉमनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद होता है। हेपेटाइटिस सी जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद होने वाला हेपेटाइटिस है, इसलिए हम इसे पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेपेटाइटिस डी की। हेपेटाइटिस डी भी आरएनए वायरस से होता है। 20 से 180 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पेरेंट्रल रूट है, जिसमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन फॉर रेप्लिकेशन। इट इज सीन ओनली दोज हु आर अफेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस डी जो कंडीशन है वो हेपेटाइटिस बी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। लास्ट टाइप आता है हेपेटाइटिस ई, या यह भी आरएनए वायरस से होता है। 14 से 63 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है और फीको ओरल रूट से ये ट्रांसमिट होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात की जाए तो आपको शुरुआत के इन 3 ही हेपेटाइटिस पर विशेष गौर करना है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हैं, हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं, हेपेटाइटिस सी को पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी एक अकेला ऐसा हेपेटाइटिस है जो कि डीएनए टाइप के वायरस से फैलता है। इस चीज को भी पूछा गया है। और इंक्यूबेशन पीरियड जरूर आप इनके याद कीजिएगा और मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी याद कर लीजिएगा। यही चीजें यहाँ से अक्सर ज्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। अगर किसी व्यक्ति में आपको BMI कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला है वेट इन किलोग्राम्स अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। पर्सन के बॉडी वेट को आप किलोग्राम में लें और फिर उसकी हाइट जो है उसे मीटर स्क्वायर में लेकर अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो ही उस पर्सन के लिए BMI है। अब BMI वैल्यूज के हिसाब से पर्सन अंडरवेट है, ओवरवेट है, उस चीज का निर्धारण किया जाता है। आइए इसे जान लेते हैं। अगर किसी क्लाइंट की BMI वैल्यू 18.5 से कम आती है, 18.5 से कम आती है, तो हम कह सकते हैं कि ये पर्सन अंडरवेट है। अगर पर्सन की जो BMI है वो 18.5 से 24.9 के बीच आती है, तो इसका मतलब है कि इस पर्सन का वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंग नॉर्मल है। नेक्स्ट यदि बात की जाए 25 से लेकर 29.9 के बीच अगर BMI आता है तो इसका मतलब है पर्सन ओवरवेट है, हल्का फुल्का पेशेंट का वजन बढ़ा हुआ है। अगर 30 से लेकर 34.9 के बीच में पर्सन का BMI वैल्यू रहती है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को हम क्लास 1 ओबेसिटी में रख सकते हैं। 35 से 39.9 के बीच में BMI वैल्यू आने पर हम क्लास 2 ओबेसिटी में पर्सन को रखते हैं। और अगर BMI 40 से ज़्यादा हो तो इसे हम क्लास 3 ओबेसिटी के नाम से जानते हैं, जो कि एक बहुत ही डेंजरस स्टेज है, डेंजरस कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 years old female complained of wetting her dress while coughing. Which one of the following condition a nurse should suspect? एक 30 years old फीमेल आपसे ये कहती है कि जब भी वो कफिंग करती है, उसका यूरिन पास हो जाता है, उसकी ड्रेस वेट हो जाती है।
इस सिचुएशन में आप इस पेशेंट में कौन सी कंडीशन हो सकती है ऐसा अनुमान लगाएंगे? ऑप्शन ए सिस्टोसील, ऑप्शन बी रेक्टोसील, ऑप्शन सी एंटेरोसील, ऑप्शन डी यूरिथ्रोसील। आइए इस कंडीशन का आंसर जानने से पहले यहाँ ऑप्शन में जो टर्म्स यूज की गई हैं उन्हें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला टर्म है सिस्टोसील। इसे आप वेसिकोसील के नाम से भी जानते हैं। मीन्स ब्लैडर हर्निया दैट प्रोट्रूड्स इनटू द वेजाइना। सिस्टोसील बेसिकली ब्लैडर हर्निया है जो कि वेजाइना के अंदर प्रोट्रूड रहता है। ब्लैडर के अंदर हर्निया है जो कि वेजाइना में निकला हुआ रहता है, प्रोट्रूड रहता है, और इसी के कारण वुमेन में यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, ये सभी सिचुएशंस देखने को मिल रही है। ऑप्शन बी के अंदर बताया गया है रेक्टोसील। रेक्टोसील मीन्स herniation of the posterior vaginal wall with the anterior wall of the rectum through the vagina। रेक्टोसील कंडीशन के अंदर पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल के अंदर हर्निया है जो कि रेक्टम की एंटीरियर वॉल को भी टच कर रहा है वेजाइना से होता हुआ। ऑप्शन 3 के अंदर है एंटेरोसील, means a hernia of the intestine through the vagina। इंटेस्टाइन में हुआ हर्निया जो कि वेजाइना के थ्रू डेवलप हुआ है। फोर्थ ऑप्शन है यूरिथ्रोसील, मीन्स पाउच लाइक प्रोट्रूशन ऑफ यूरिथ्रल वॉल इन फीमेल। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। इस वुमेन को सिस्टोसील है और इसके कारण ही उसे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग विल रिसीव अ टर्शरी लेवल ऑफ केयर फॉर कैंसर? इन चारों ऑप्शंस में से आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करें जो कि कैंसर पेशेंट के लिए टर्शरी लेवल ऑफ केयर से संबंधित है। ऑप्शन ए दोज अंडर ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी दोज अंडर सपोर्टिव केयर, ऑप्शन सी दोज अंडर अर्ली डिटेक्शन, ऑप्शन डी दोज शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी। The right answer is option B, those persons who are scheduled for surgery। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी बात की थी कि टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन पर फोकस किया जाता है। अगर मान लीजिए पेशेंट में आप कैंसर पेशेंट में आप सर्जरी करने वाले हैं तो सर्जरी के द्वारा आप पेशेंट की जो डिस्ट्रेस की कंडीशन है उसे बेहतर कर रहे हैं। पेशेंट में जो लगातार पेन हो रहा है जिसके कारण वो किसी और काम को नहीं कर पा रहा होता, तो आप उसमें सर्जरी करके पेन से रिलीफ दिलाते हैं। तो ऐसा करके आप उसकी फंक्शनिंग को बढ़ा रहे हैं, उसको रिहैबिलिटेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी को सही मानेंगे। किसी भी डिजीज को अर्ली स्टेज में डायग्नोस करना और उसका ट्रीटमेंट करना सेकेंडरी लेवल ऑफ ट्रीटमेंट में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशंस फोकस ऑन गिविंग कीमो प्रोफाइलैक्सिस फॉर कॉलेरा?
अगर किसी व्यक्ति को कॉलेरा डिजीज होने की संभावना है, हैजा होने की संभावना है और आप उसे पहले ही इसके लिए प्रिकॉशन मेडिसिन दे देते हैं, कीमो प्रोफाइलैक्सिस करवा देते हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे? हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली इंटरवेंशन या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज? The right answer is option B. It is called specific protection. हम यहाँ पर किसी डिजीज विशेष के लिए प्रिवेंशन हेतु एडवांस स्टेप ले रहे हैं, तो ये कंडीशन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कहलाएगी. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. विब्रियो कॉलेरा डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और इसमें वॉमिटिंग और डायरिया देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ एपिलेप्सी who is being treated with carbamazepine. Which laboratory value might indicate a serious side effect of this drug? आप किसी ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसे सीजर्स आते हैं, एपिलेप्सी है, मिर्गी है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए उसे कार्बेमाज़ेपाइन ड्रग दी जा रही है. इस ड्रग को देने के बाद क्लाइंट में लैब टेस्ट करवाने पर आई रिपोर्ट में कौन सी वैल्यू देखकर आप ये मानेंगे कि ये वैल्यू इस ड्रग के साइड इफेक्ट के कारण हुई है? ऑप्शन ए यूरिक एसिड 5 mg/dl, हेमाटोक्रेट 33%, WBC 2000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, प्लेटलेट्स 1,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर. यस एग्जैक्टली, यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई वैल्यू एबनॉर्मल है. हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर WBC का नॉर्मल काउंट 4000 से 11000 के बीच होता है. अगर ये काउंट कम हो जाए तो पर्सन में इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, और किसी व्यक्ति में ये वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा मिले तो इसका मतलब है कि बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन प्रेजेंट है. कार्बेमाज़ेपाइन जो ड्रग है, इस ड्रग के द्वारा हमारी जो बोन मैरो है उसे डिप्रेस कर दिया जाता है, उसके फंक्शंस को धीमा कर दिया जाता है, और इसके कारण जितनी भी ब्लड सेल्स हैं उनका निर्माण प्रॉपरली नहीं हो पाता और पर्सन में इनकी कमी देखने को मिलती है. तो अगर किसी क्लाइंट की ब्लड रिपोर्ट देखकर आपको WBC काउंट नॉर्मल से कम मिले तो आप समझ जाइएगा कि इस क्लाइंट को कार्बेमाज़ेपाइन ड्रग का साइड इफेक्ट हो रहा है, जिसके कारण बोन मैरो सप्रेस हो चुकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A client with a head injury has been receiving dexamethasone. The healthcare provider planned to reduce the dexamethasone dose gradually and to continue a lower maintenance dose. Which effect associated with the gradual dose reduction of the drug should the nurse explain to the client? आपके पेशेंट को सर पर चोट लगी थी, इस पेशेंट में डेक्सामेथासोन दिया जा रहा है. डॉक्टर द्वारा अब इस डेक्सामेथासोन ड्रग को धीरे धीरे कम किया जाता है और फिर लोअर मेंटेनेंस डोज दी जाती है. क्यों डॉक्टर द्वारा इस डेक्सामेथासोन ड्रग को अचानक से बंद नहीं किया गया? क्यों धीरे धीरे इसकी डोज को कम किया गया? ये आपको बताना है. ऑप्शन 1 कहता है बिल्ड्स ग्लाइकोजन स्टोर्स इन मसल्स. जब हम डेक्सामेथासोन की डोज को धीरे धीरे कम करते हैं तो इससे हमारे मसल्स में ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है. यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है. डेक्सामेथासोन और मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोरेज का कोई रिलेशन नहीं है.
ऑप्शन 2, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बाय इम्यून सिस्टम। डेक्सामेथासोन की डोज कम करने से, धीरे धीरे कम करने से इम्यून सिस्टम की इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज बेहतर नहीं बनती हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। अलाउ द इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर टू रिटर्न नॉर्मल। पेशेंट में बढ़े हुए आईसीपी को नॉर्मल होने में समय देना, इसलिए इसको धीरे धीरे कम किया गया। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। आपके पास सिर्फ अब ऑप्शन बचता है ऑप्शन 4। दिस इज द राइट ऑप्शन। प्रमोट रिटर्न ऑफ कॉर्टिसोन प्रोडक्शन बाय द एड्रिनल ग्लैंड। कभी भी हम पेशेंट में कोई भी स्टेरॉइड ड्रग अचानक बंद नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप अचानक इस हार्मोन को, इस ड्रग को देना बंद कर देंगे तो क्लाइंट की बॉडी में अचानक स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कोप करने की जो पावर है वो नहीं होगी और पर्सन को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। हम स्टेरॉइड मेडिसिन को धीरे धीरे कम करते हैं ताकि बॉडी में मौजूद एड्रिनल ग्लैंड्स शरीर में इसकी कमी को अनुभव करके धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन शुरू कर दे। इसी वजह से हम इसे अचानक बंद नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूबॉर्न बेबी में जन्म के समय उसकी हाइट या लंबाई कितनी होती है? इंचेस में आपको इसका आंसर देना है। एक इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है अगर आपने आंसर ए को सही माना तो। मैंने इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया है 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी को सही माना जाएगा। आप इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी लंबाई लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। अगर आपसे ये चीज़ इंचेस के अंदर पूछ ली जाती है तो आप बताएंगे 18 से 20 इंच। 18 को अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50। इस तरह से आप इसे याद रखें और हमेशा जो भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनमें एक बार वैल्यू को जरूर देख लें। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू चेंज कर सकता है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि यहाँ से इम्पॉर्टेंट हैं और पूछे जा सकते हैं। बच्चे की जो लंबाई है 1 साल की उम्र पर 75 सेंटीमीटर हो जाती है और 4.5 साल की उम्र पर लगभग जन्म की लंबाई का दुगना यानी 100 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है। बच्चे के जन्म के समय हेड सरकमफ्रेंस चेस्ट सरकमफ्रेंस की तुलना में ज़्यादा होता है। हेड सरकमफ्रेंस होता है 33 से 35 सेंटीमीटर और चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है 31 से 33 सेंटीमीटर, जो कि 1 साल की उम्र होने पर बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति में सेंट्रल ओबेसिटी हो और मून फेस हो तो ये किस डिजीज के होने को बताता है? सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब है क्लाइंट का ट्रंक वाला हिस्सा तो ओबेस है लेकिन उसकी एक्सट्रीमिटीज यानी हाथ पांव बहुत ही पतले दुबले हैं और उसका चेहरा जो है मून फेस है। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। कुशिंग डिजीज इज द राइट चॉइस। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। जिन लोगों में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है उनमें कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। अगर इसके कैरेक्टराइज को और ज़्यादा पूछा जाए तो आप बता सकते हैं मून फेस, बफेलो हम्प, सुप्राक्लेविकुलर फैट पैड कह सकते हैं, यानी पेशेंट की जो कमर का गर्दन के जस्ट नीचे पीछे की तरफ कमर पे एक पैड बन जाता है, कुबड़ जैसा उभाड़ बन जाता है।
इसके अलावा उसके हाथ पैर पतले दुबले होते हैं, लेकिन जो ट्रंक वाला हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, ओबेस होता है। इसे आप सेंट्रल ओबेसिटी कह सकते हैं। और ये सब मेन फीचर्स हैं जो आपको कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट में देखने को मिलेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tertiary prevention is needed in which stage of natural history of disease? किसी रोग की कौन सी अवस्था में टर्सरी प्रिवेंशन इस्तेमाल किया जाता है? प्री पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस, प्रोड्रोमल, टर्मिनल। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टर्मिनल। जब कोई डिजीज लगभग ठीक हो चुका होता है तो उस समय व्यक्ति को डिजीज से पहले वाली फंक्शनल स्टेट में लाने के लिए रिहैबिलिटेशन और डिसेबिलिटी लिमिटेशन करवाया जाता है। इसे ही हम टर्सरी प्रिवेंशन कहते हैं। जब डिजीज शुरू होता है तो हमारी पहली कोशिश रहती है कि इस डिजीज को बढ़ने से रोका जाए, फिर कोशिश रहती है कि इसे पूरा ठीक कर दिया जाए, और फिर कोशिश रहती है कि जितना क्लाइंट को नुकसान हुआ है उसे पूरी तरह से रिकवर करके डिजीज से पहले वाली फंक्शनल स्टेट में लाया जाए। और इसके लिए टर्सरी प्रिवेंशन या रिहैबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं टर्सरी प्रिवेंशन इज अप्लाइड एट द टर्मिनल स्टेज ऑफ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, the normal order of events taking place during the second stage of labor is? लेबर की सेकंड स्टेज जिसमें बच्चा डिलीवर होता है, उसमें इवेंट्स का जो सीक्वेंस है वो क्या है, आपको सेलेक्ट करना है। होपफुली आप सभी ने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। एग्जैक्टली यहाँ पर सीक्वेंस की बात की जाए तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। सबसे पहले डिलीवरी के दौरान बच्चे का एंगेजमेंट होता है, फिर डिसेंड डाउन होता है यानी बच्चा नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, खिसकना शुरू करता है। उसके बाद बच्चे का सर चेस्ट की तरफ फोल्ड होता है, फ्लैक्शन होता है। उसके बाद बच्चा इंटरनली रोटेट करता है, फिर बच्चे का हेड बाहर से विजिबल हो जाता है यानी क्राउनिंग ऑफ हेड होता है। उसके बाद बच्चे का सर ऊपर की तरफ एक्सटेंड होता है, फिर रेस्टिट्यूशन स्टेज आती है, फिर एक्सटर्नल रोटेशन होता है, और फाइनली बच्चे का एक्सपल्शन हो जाता है। एक बार फिर से हम इस पूरी स्टेजेस को देखेंगे। प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से पूछी गई हैं चीज़ें, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एंगेजमेंट, फिर डिसेंट, फिर फ्लैक्शन, फिर इंटरनल रोटेशन, फिर क्राउनिंग, फिर एक्सटेंशन, फिर रेस्टिट्यूशन, फिर एक्सटर्नल रोटेशन, फिर एक्सपल्शन। ये 9 इवेंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is used to assess the function of brain stem? ब्रेन स्टेम के फंक्शन को असेस करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? कोल्ड कैलोरी टेस्ट, ग्लासगो कोमा स्केल, ब्रैडन स्केल,
intracranial pressure. Important question. The right answer is option A, cold calorie test. आइए इस टेस्ट के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। अगर हमें किसी भी पर्सन के ब्रेन स्टेम वाले हिस्से में कोई लीजन है या वो हिस्सा डेड हो चुका है, इस चीज का पता लगाना हो तो कोल्ड कैलोरी टेस्ट के द्वारा इसे हम पता कर सकते हैं। इस कोल्ड कैलोरी टेस्ट के अंदर एट्थ क्रेनियल नर्व को हम स्टिमुलेट करते हैं। एट्थ क्रेनियल नर्व के वेस्टिब्युलर पोर्शन को शरीर के टेम्परेचर से गर्म पानी या ठंडे पानी को कान में डालकर स्टिमुलेट किया जाता है। अगर बॉडी टेम्परेचर से गर्म या ठंडे पानी को कान में डालने के बाद अगर व्यक्ति को चक्कर आते हैं या उसकी आईज में एबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलती है तो ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स माना जाता है और ये माना जाता है कि पर्सन का ब्रेन स्टेम बिल्कुल हेल्दी है, इसमें किसी भी प्रकार का डैमेज या लीजन मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इज एनकरेज्ड एट विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को इंक्लूड किया जाता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीमोर्डियल, टर्सरी? यस, बिल्कुल सही है आप। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम अर्ली ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस को इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी प्रिवेंशन एम्ड एट हेल्थ प्रमोशन इंक्लूड्स। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में इंक्लूड किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1, रिहैबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। रिहैबिलिटेशन वर्ड आते ही हम इसे टर्सरी प्रिवेंशन से रिलेट कर देंगे, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन में नहीं आ सकता। इसके अलावा केयर ऑफ डायबिटीज़ क्लाइंट यूजिंग इंसुलिन, ये भी टर्सरी प्रिवेंशन के अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा। ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है सेकेंडरी स्क्रीनिंग टेक्निक एंड ट्रीटिंग अर्ली स्टेज ऑफ डिजीजेज। दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, याद रखिएगा, जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं सभी सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो आपके पास अब ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी, दैट इज हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन, फिजिकल एंड न्यूट्रिशनल फिटनेस एक्टिविटीज, ये सभी प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिनरी परसेप्शन आर कॉल्ड। इमेजिनरी परसेप्शन किसे कहते हैं? यस, बिल्कुल सही है आप। ऑप्शन डी इज करेक्ट, हेल्यूसिनेशन। व्यक्ति वास्तव में किसी परसेप्शन के या स्टिमुलाई के ना होते हुए भी उसे परसीव कर रहा है, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उसे महसूस कर रहा है, तो ये कंडीशन हेल्यूसिनेशन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस इज। नर्सिंग डायग्नोसिस का पहला भाग किसे माना जाता है? प्रॉब्लम को, ईटियोलॉजी को, रिस्क फैक्टर को या इवैल्यूएशन को? यस, एग्जैक्टली इट इज ऑप्शन ए, प्रॉब्लम। नर्सिंग प्रोसेस के पहले भाग को हम प्रॉब्लम के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर।
Next question. Psychiatric department in your hospital is conducting a screening program in primary school to identify children with attention deficit hyperactivity disorder. What level of prevention measures are employed here? हॉस्पिटल का साइकाइट्रिक डिपार्टमेंट किसी प्राइमरी स्कूल में जाकर बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बच्चे तो नहीं, इस चीज को पता करता है। ऐसा करते हुए कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन अचीव किया जा रहा है? यस, आप बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन को कितना भी मॉडिफाई कर दिया जाए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बिल्कुल नहीं गलत हो सकते। याद रखिएगा, जहां कहीं भी आपको स्क्रीनिंग प्रोग्राम दिखाई दे तो वहां पर आप तुरंत सेकेंडरी प्रिवेंशन है ऐसा आंसर लिखेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Nurse has to apply erythromycin ointment to a newborn child. Which area of the eye is supposed to place it? जन्म के तुरंत बाद हम न्यूबॉर्न बेबीज की आईज के अंदर एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट लगाते हैं ताकि बच्चों में गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम कंडीशन ना हो। जब इस मेडिसिन को आईज में अप्लाई करना होता है तो एज अ नर्स आप इसे आई के किस पार्ट में लगाएंगे? कॉर्निया पर, आईलिड के नीचे, लोअर कंजक्टिवा में, अपर कंजक्टिवा में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम। यस, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही हैं। हमारी आईज का जो सफ़ेद वाला पार्ट दिखता है इसे आप कंजक्टिवा कहते हैं। लोअर कंजक्टिवा के अंदर आप इस इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर किसी व्यक्ति को लीवर डिजीज है और आप उसे H2 ब्लॉकर देना चाहते हैं तो कौन सी देंगे? सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, निजाटिडीन? The right answer is option 2, nizatidine. Nizatidine drug हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग है। सिंपली कहें तो H2 ब्लॉकर ड्रग है। इस ड्रग का इस्तेमाल एसिड पेप्टिक डिजीज और हार्टबर्न कंडीशन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। मान लीजिए आपके पास लीवर डिजीज का कोई पेशेंट है और वो कहता है कि उसे हार्टबर्न हो रहा है, तो इस सिचुएशन में आप उसे निजाटिडिन H2 ब्लॉकर दे सकते हैं। ये मेडिसिन लीवर को डैमेज नहीं पहुंचाती, इसलिए हम इसे यहां यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. A nurse is caring for an older adult with hearing loss secondary to aging. What can the nurse expect to identify when assessing this client? Select all that may apply. यहाँ पर पहली बात आपको ये बताई गई है कि एक कोई ओल्ड एज पर्सन है जिसमें एज बढ़ने के साथ ही हियरिंग की प्रॉब्लम आ गई है, उसे कम सुनाई देने लगा है। यहाँ पर उम्र बढ़ने के साथ यदि पर्सन की सुनने की क्षमता में कमी आती है तो इसे आप प्रेसबाइक्यूसिस नाम से जानते हैं। इसे आप प्रेसबाइक्यूसिस के नाम से जानते हैं और ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। ओल्ड एज के साथ हियरिंग की क्षमता में कमी प्रेसबाइक्यूसिस कहलाता है।
ये पेशेंट आपके पास है। अब इस पेशेंट का जब आप असेसमेंट करेंगे तो इस ओल्ड पेशेंट में कौन कौन सी फाइंडिंग इस कंडीशन से रिलेटेड देखने को मिलेगी। सबसे पहली फाइंडिंग ऑप्शन 1 के अनुसार ड्राई सिरुमेन। सिरुमेन का मतलब होता है ईयर वैक्स। यस, बिल्कुल सही है। अगर आप ओल्ड एज पर्सन के ईयर का असेसमेंट करते हैं तो उसमें जो ईयर वैक्स होता है वो हार्ड होता है और ड्राई होता है, सूखा होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन में कहता है टियर इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उम्र बढ़ने के साथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट जाती है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में टियर एजिंग प्रोसेस के कारण नहीं होती है। ऑप्शन 2 इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 कहता है डिफिकल्टी हियरिंग वुमेन वॉइसेस। ओल्ड एज में वुमेन की वॉइस फीमेल की वॉइस को सुनने में ज़्यादा दिक्कत आती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसका कारण ये है कि जो फीमेल्स होते हैं उनकी साउंड में जो पिच होता है वो मेल की तुलना में हाई होता है। फीमेल्स जब बात करती हैं तो उनकी जो वॉइस की पिच होती है वो मेल्स की तुलना में ज़्यादा होती है और ओल्ड एज पर्सन हाई पिच वाली वॉइस को सुन नहीं पाते। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 कहता है द डिक्रीज ऑफ हेयर इन ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल में पाए जाने वाले हेयर्स कम हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ओल्ड एज के अंदर ऑडिटरी कैनाल में पाए जाने वाले हेयर्स का संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन 5 कहता है ओवर ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल ऑडिटरी लाइनिंग। हमारी ऑडिटरी लाइनिंग में एपिथेलियम लेयर बढ़ जाती है, इसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है, जो कि गलत ऑप्शन है। एज बढ़ने के साथ हमारी ऑडिटरी कैनाल में जो एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, थिन हो जाती है और ड्राई हो जाती है। सो इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। तो हम कह सकते हैं ओल्ड एज पर्सन में जो ईयर वैक्स है वो ड्राई होगा, हार्ड होगा और ओल्ड एज पर्सन्स को फीमेल वॉइस सुनने में ज़्यादा दिक्कत आती है। एजिंग के कारण हुआ हियरिंग लॉस प्रेसबाइक्यूसिस कहलाता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉर्सेट 2022 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को क्विक मैनर में शॉर्ट समराइज वे में आपके लिए तैयार किया। होपफुली हमारे ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर हर दिन आपके लिए 2 क्लासेस आती हैं। पहली क्लास दोपहर 3 बजे और दूसरी क्लास रात को 8:30 बजे। आपका इन क्लासेस के रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हमारी टीम आपका हर एक कमेंट पढ़ती है और कोशिश करती है कि आपके फीडबैक के हिसाब से ही कंटेंट को तैयार किया जाए। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।